इस समय देश में सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हो रहा है तो EWS सर्टिफिकेट बनवाने का हो रहा है। सुबह वो लोग जागते हैं तो पूरा अमीर होते हैं और अगले दिन जब उनके बच्चे की सर्टिफिकेट होती है तो सुदामा के वारिस बन जाते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण था जिसके पास कुछ नहीं था। कब खून खोलेगा इन देश के राजपूतों का जिन्होंने कहा कि हमने इस तलवार से ये किया वो किया। तो राजपूतों जरा बताओ, ये EWS आरक्षण का सारा लाभ मुखा से जाते ब्राह्मण ही क्यों ले रहा है? तो मेरे अपने विश्वविद्यालय में जैसे है ना 99.99% प्रोफेसर कौन है? मुखस से जाते ब्राह्मणों, केवल वही है, बाहुर राम छत्री में नहीं है। अच्छा, हम लोग को लड़ाते हैं सब कि ओबीसी में सारा हक जो है इन जातियों ने खा लिया, दलितों में इन जातियों ने खा लिया। अरे उनको भी पूछो कि जिनको कहा कि 12 बरिस ले कुकुर जिए और 16 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे में विश्व गुरु में कोई शूद्र अगर शिक्षा पाता हुआ वेदों की गलती से भी श्लोक उसके कान में चला जाए तो शीशा पिघला के डाल दो। जब जात व्यवस्था नहीं थी तो ये क्यों लिखा भाई? कोई आरक्षण वाला व्यक्ति एक गलती कर दे तो इस देश के सवर्ण घरों में ये कहानियां कही गई कि आरक्षण वाले ऐसे ही होते हैं और इस देश को लूट करके लाखों लाख करोड़ रुपए लेकर के विदेश भाग गए। अगर उसमें एक दलित पिछड़ा रहता तो पूरे देश के दलित पिछड़ों को ये बदनाम करते कि दलित पिछड़े देखो लुटेरे होते हैं। हमें ये कहने का वक्त है, कल भी जिन्होंने इस देश को लूटा था आज भी उनके लोग इस देश को लूट रहे हैं। वामसेन के उत्तराखंड राज्य अधिवेशन के प्रबोधन सत्र 2 में जिसका विषय है जाति आधारित जनगणना में जन भावना का दमन, जन विद्रोह के लिए आमंत्रण। अब एक तो विषय आपकी रुचि का हो और विषय को फॉर्मुलेट करने वाले लोगों ने उसे एक विद्रोह की शक्ल में, आह्वान की शक्ल में भी रखा हो तो इस पर अपनी बात रखना बेहद दिलचस्प हो जाता है। और सबसे पहले उद्घाटन सत्र में जो मैंने अपनी बात रखी उससे जोड़ करके अपनी बात को रखता हूं। सबसे पहला सवाल, किसी भी मंच पर किसी भी विषय पर अपनी बात रखते हुए 2 तरीके अख्तियार किए जा सकते हैं। एक तरीका यह है कि जितना मैंने तैयार किया है, जितना मुझे ज्ञान है, उस सब को आपके सामने रख करके बाबा ही लूट करके चले जाएं कि बहुत अच्छा बोले। और दूसरा तरीका यह है कि भले कम अच्छा बोले लेकिन जरूरी बात बोले, जिसमें अपनी भी आलोचना शामिल हो, जिसमें मुद्दा भी शामिल हो, जिसका कोई असर पड़े जाने के बाद। मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम, और वो भी जब वामसेन के मंच पर आपको बात रखनी है, जिसका एक अनुशासन है, कैडर है और एक गंभीर बातचीत यहां पर होती है। इसलिए सबसे शुरुआत में ही एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भी बातचीत तब तक गंभीर नहीं है जब तक वो आत्मालोचना की तरह ना हो, उसमें शिकायतें ना हो। इसलिए मैं इस पूरे पर्चे को पढ़ते हुए जो पहली शिकायत दर्ज कर रहा हूं, जिसका इशारा मैंने अपने संबोधन में शुरुआत में किया, एक बार ठहर कर सोचिए ना कि हम इस समय किस भारत में जी रहे हैं। हम उस भारत में जी रहे हैं जिसकी चिंता आपके इस पर्चे में है।
कि ऐसा भारत तो नहीं बनना था, लेकिन आज जो भारत बन गया है वह भारत ठीक है कि आपने भी उस पर चिंता जाहिर की है कि राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीय संपत्ति, राष्ट्रीय जमीनें, राष्ट्रीय कंपनियां, इन सब को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। इसकी चिंता आपके पर्चे में है। और वो लोग बेच रहे हैं जो सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का नाम लेते हैं। भले तिरंगा झंडे का विरोध किया हो, भले ही उन्होंने कहा हो, हमारे यहाँ भोजपुरी में एक कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। उसका मतलब ये होता है कि जिस चीज में 3 चीजें होती हैं उसको वो अशुभ मानते हैं। उसके नाम पर विरोध किया झंडे का। आज वो घर घर झंडा, हर हाथ झंडा, हर घर झंडा, हर घर तिरंगा। जिन्होंने अपने मुख्यालय पर तिरंगा नहीं लगाया वो उसने आपके घर पर तिरंगा लगवा दिया। और आप भी दौड़ के लगाने गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि देशद्रोहियों की लिस्ट में मेरा नाम आ जाए। जब मैं ये संबोधन कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है आपको नहीं कह रहा हूं, आप तो बामसेब के लोग हैं, जगे हुए लोग हैं। और इस मंच की एक सीमा भी है कि हम लोग को कन्विंस करना है। लेकिन फिर भी मैं कुछ बात इसलिए कर रहा हूं कि इसके जरिए ये बात बहुत दूर तक जाएगी। यानी हम एक ऐसे भारत में जी रहे हैं जिसमें वादा किया गया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जब सबने मिलकर उन्हें प्रधानमंत्री कुर्सी पर बिठाया तो अभी सुमित चौहान जी बोल रहे थे कि उसने ऐसी ऐसी चीजें बेच दी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो चिंता है, एक ऐसे भारत में हम अभी जी रहे हैं जिसमें बेचने को भी लाभकारी कह दिया गया है। हमारे यहाँ कहावत है, आलसी गिरने कुआं में और कहने भले है, भोजपुरी में है। इसका मतलब ये कि एक आलसी व्यक्ति कुएं में गिर गया और लोग उसे उठाने गए तो वो कहे नहीं नहीं बहुत आराम है, अब निकलने में भी मेहनत लगेगी। शायद इस देश में अब लोग उस दिशा में जा रहे हैं। इस देश में प्याज के दाम बढ़ जाने पर सरकार गिर जाती थी, अब किसी भी चीज का दाम बढ़ जाए सरकार नहीं गिर रही, उनको कॉन्फिडेंस है कि फिर वो आएंगे। ये राजनीतिक चुनौती है। लेकिन मैं सवाल जो खड़ा कर रहा हूं वो ये कि अगर हम जिस भारत में अभी जी रहे हैं उसका जिक्र अगर हमने नहीं किया कि इस देश में चुनाव आयोग किसी पार्टी के रैली के हिसाब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि चुनाव कब करवाए जाएंगे, ईवीएम के घोटाले साफ जग जाहिर हो जाएं, कोई निष्पक्षता न हो, न्यायपालिका में जज आज फैसला सुनाए और कल राज्यसभा की शपथ ले, 2.5 महीने के लिए किसी जज को जज बनाया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और वो व्यक्ति वो है जो तड़ी पार, जो इस समय कोई गृह मंत्री है उसका वकील था, और 2.5 महीने के कार्यकाल में वो आते ही कहे कि गुजरात दंगे में कोई आरोपी नहीं है, कोई दोषी नहीं है, सब बरी, सारे केस खत्म। मैं एक ऐसे भारत में भी सांस ले रहा हूं, मैं एक ऐसे भारत में सांस ले रहा हूं जहां बलात्कारियों को बेल दिया जाता है और उसके बाद फूल माला से स्वागत किया जा रहा है। अगर हम नागरिक हैं तो बताइए हमारे उनकी चिंता कहां है? इसलिए जो नहीं है वो मैं जोड़ रहा हूं। अगर हमारी चिंताओं में केवल हमारी चिंताएं शामिल हैं तो माफ करिए, दूसरे की चिंता अगर हमसे जुड़ी नहीं है और जो आज हमला हो रहा है वो आप सीधे एड्रेस नहीं कर रहे, तो जो बहुत लंबी लड़ाई जो आप लड़ना चाह रहे हैं उसको लेकर के पूरे देश को आप मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे, मुश्किल से कर पाएंगे। उदाहरण मैं देता हूं, पहला संशोधन, हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा कि ओबीसी की गिनती नहीं होती, ओबीसी गिनती करानी चाहिए। जाति जनगणना का अर्थ यह कतई नहीं है कि केवल ओबीसी की गिनती कराओ। मैं पलट कर कहूं कि दलित, एससी, एसटी की गिनती होती है, तुम केवल सवर्णों की गिनती करा दो तब भी इस देश में बहुत कुछ न्याय मिल जाएगा। सर, ओबीसी की गिनती का सवाल ही नहीं है। जाति जनगणना का मतलब है सबकी जनगणना,
हर जाति के लोगों का पता चले कि वो कितनी संख्या में, तभी तो वो भेद खुलेगा कि 3% वाला 97% जगहों पर कैसे कब्जा किए हुए। इसलिए ये केवल ओबीसी का मामला नहीं, और सरकार में बैठे लोग जो इस समय रक्षा मंत्री हैं, कुछ दिन पहले गृह मंत्री थे, अब रक्षा मंत्री बने हैं, पता नहीं अगली बार अग्निवीर न बन जाएं। उनको कोई नहीं जानता। इस समय देश चल रहा है केवल 2 लोगों से, 2 लोग चला रहे हैं, 2 लोगों के हाथों चलाने के लिए सब बेच रहे हैं। तो और किसी नेता का आप नाम नहीं जानते। वो व्यक्ति जो पिछली बार गृह मंत्री था 2018 में, उसने बयान दिया कि हाँ, हम भी ओबीसी की गिनती कराना चाहते हैं। हमने तब भी कहा था कि नहीं, हमें ओबीसी की गिनती नहीं चाहिए, हमें टोटल कास्ट सेंसस चाहिए, जाति जनगणना। क्यों? और क्यों हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं? भाई, कुछ लोग कहते हैं जाति जनगणना का नए भारत में क्या काम। बाकी वक्ता अपनी बात रखते हुए हो सकता है इतिहास की बात बताएं। मैं बहुत फौरी तौर पर इतिहास की बात बता रहा हूं। इस देश में जातियां हैं, जातियां थीं, जाति के नाम पर विशेषाधिकार था, शोषण अन्याय था, मगर जातियों की गिनती नहीं थी। जाति के नाम पर एक ऐसी स्मृति बनी हुई थी जिसमें यह था कि अगर ब्राह्मण हत्या कर दे तो कोई बात नहीं, अगर कोई और हत्या कर दे तो उसके लिए ये सजाएं होंगी जाति के हिसाब से। जो जिस काम को करेगा उसके मुताबिक उसकी जाति होगी, और जो जिसकी जाति होगी उसके मुताबिक तय होगा कि समाज में उसको इज्जत कितनी मिलेगी, उसको सम्मान और अधिकार कितना मिलेगा। और तब विश्व गुरु का दावा करने वाला एक देश, दुनिया में अपनी छाती अपने ही पीटने वाला एक देश, सोने की चिड़िया थे, ये थे, वो थे, और ये दुनिया को कभी नहीं बताता कि जिस धर्म के नाम पर वो अपने को विश्व गुरु बनाता है, उस धर्म के मानने वाले देवताओं की भी उसने जातियां बनाई थी, और उस धर्म के नाम पर उसने कहा था कि दलित हैं तो ये मंदिर में नहीं जाएंगे, इनका भगवान भी अलग होगा। वो ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु थे। फिर भी जाति पर कोई बात नहीं हुई, और लगातार पिछले 100 साल में कहा गया कि जाति तो थे ही नहीं, और अगर जाति नहीं थी तो मनुस्मृति में जाति आई कहां से? ये गंभीर विमर्श का विषय, फिर कभी इस पर बात होगी। लेकिन लंबे समय तक जिन लोगों ने सबसे ज्यादा जाति के नाम पर लाभ लिया, वही ये समझाते रहे कि जाति तो हमारे यहां है ही नहीं, और जो जाति के नाम पर शोषित वंचित हुए उनकी कोई गिनती नहीं। इसलिए इस देश में पता ही नहीं चलता था कि कौन किस जाति का है। उसके बाद पता चला कि यहाँ तो जो वेद पुराण लिखे हैं उसमें भी भगवानों की जाति है। कोई क्षात्रवंशु है, कोई रघुकुल रीत वाला है, और अब तो उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है, वो कहता है योगी बनने के बाद लोग जाति से ऊपर उड़ जाते हैं, जाति क्या चीज है वो देखिए। और वो कहते हैं कि हाँ, मुझे गर्व है क्षत्रिय होने पर, ये वो जाति है जिसमें राम भी पैदा होते थे, यानी राम भी एक जाति के थे। जाति ये चीज है। रविदास जी लिखते हैं, जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात। रविदास, मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात। जात व्यवस्था तो ये है। बीमारी को कबूल ही नहीं किया तो बीमारी में सुधार क्या करोगे? यानी ऐसा नहीं है, सनातन परंपरा जिसका वो गौरव गान करते हैं वही विभेदकारी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये, छोड़ दो पुराना इतिहास, अगर जाति व्यवस्था थी नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूं, अगर भारत में जातिवाद नहीं था तो तथागत बुद्ध ने समता की बात ही क्यों की? कबीर ने जाति का विरोध क्यों किया? तुम कत बाबन हम कत सूत, हम कत लोहू तुम कत दूत। जब जातिवाद था नहीं तो रविदास क्यों लिख रहे थे ये सब बात? इसलिए क्योंकि जाति व्यवस्था थी, जाति के नाम पर प्रतिरोध नहीं था। प्रतिरोध सांस्कृतिक और वैचारिक रूप में था।
लेकिन जनता उनके साथ कहां थी। कोई एक स्वर्ण काल है तथागत बुद्ध का, जिसमें आपके सामने जातियां समता की बात करती हुई नजर आती हैं। फिर वो निर्गुण संतों का विद्रोह, संत परंपरा, और उसके बाद नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला से होते हुए ज्योतिबा फूले, जिनकी तस्वीर यहाँ पर है, और वाम से ये दावा करता है कि फूले अम्बेडकरी मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। मैं केवल इस पिछले 100 साल की बात कर रहा हूं और तब जाति जनगणना की पूरे पहलू पर अपनी बात रख रहा हूं। अंग्रेजों ने 1870 के बाद यह सोचना शुरू कर दिया कि भाई बाकी लोगों के लिए अंग्रेज और रूप में दिख रहे हैं, और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए अंग्रेजों का कोई और रूप भी था। यह भी तो एक विमर्श का मसला है। शिक्षा मिलना कब से शुरू हुई? वरना आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे में विश्व गुरु में कोई शूद्र अगर शिक्षा पाता हुआ वेदों की गलती से भी श्लोक उसके आंख कान में चला जाए तो शीशा पिघला के डाल दो। जब जात व्यवस्था नहीं थी तो ये क्यों लिखा भाई? जब जात व्यवस्था नहीं थी तो क्यों ये कहा कि शूद्रों और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है? वो मिला, लेकिन उसके बाद जब एक जाति विरोध का एक आंदोलन मजबूत हुआ, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, और उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर, और वहां तक आते आते एंटी कास्ट मूवमेंट, जिन लोगों ने जाति के नाम पर सबसे ज्यादा लाभ लिया था, वो क्यों जाति खत्म करेंगे? इसलिए जाति के खात्मे का आंदोलन कौन शुरू किया? जो लोग जाति के नाम पर शोषित और वंचित पीढ़ी से आते थे। और उसलिए वो जो जनगणना होना शुरू हुई, तब तो पता चलना शुरू हुआ कि इस देश में, और आप भी कहते हैं ना मूल निवासी, आपके तो नारे में है जय भीम जय मूल निवासी, और मूल निवासी का मतलब क्या है? कि हम यहाँ के वासी हैं, हम सबसे पुराने, हमारा देश है, हमारी प्रकृति है, हमारे लोगों ने इस दुनिया को रहने लायक बनाया है, उन्हें सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार करा गया। तब जब ये बात सामने आनी शुरू हुई और सबसे ढंग से जाति जनगणना किसी ने कराई, तो उस शख्स का नाम है छत्रपति शाहू जी महाराज। जब उन्होंने अपने दरबार में जाति जनगणना कराई कि उच्च पदों में 70 में से 65 केवल ब्राह्मण हैं, और मध्य पदों में 50 में से 45 ब्राह्मण हैं, और पहली बार आरक्षण लागू किया 1902 में, और उन्होंने कहा कि जिनकी आबादी 3-4% है वो 95% पदों पर क्यों हैं, और तब जाकर के पहली जाति जनगणना कराने वाले शख्स का नाम छत्रपति शाहू जी महाराज है। ये सब झूठ कहते हैं कि यहाँ जातियां नहीं। तो वो जो जनगणना 1881 से शुरू हुई, उसने इस भारत को, जिसका दावा किया जा रहा था कि नव जागरण चल रहा है, सती प्रथा का आंदोलन चल रहा है, उसी समय ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज बन रहा है, लेकिन उसी समय सत्य शोधक समाज भी तो बन रहा है, जो इस मुल्क में समता व न्याय के लिए लड़ना शुरू करता है। और जब ये पूरा आंदोलन मजबूत हो रहा था, तब 1931 की जनगणना तक ये बात सामने आ गई कि इस देश में 15% शेड्यूल कास्ट, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी, दलित, और लगभग 52%, 50% मान लो आप, अन्य पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं, और कुछ लोग जो मुखस से जायते ब्राह्मण, बाहुर नाम क्षत्रिय, मुख से पैदा हुए, भुजाओं से पैदा हुए, केवल भारत में, दुनिया में और कहीं नहीं। ऐसे लोगों की आबादी कितनी? 10-12%। तो जब ये पता चला कि जब आप हो 10-12%, 14% भी नहीं हो, और आप पूरा देश चला रहे हो, लेफ्ट राइट सेंटर सब में वही लोग भरे हैं, और उस समय ये आंदोलन कितनी तेजी से मजबूत हुआ, और जिसकी परिणति ये हुई कि 1950 में जब इस मुल्क ने अपना आईन कबूल किया, इस मुल्क में भारत का संविधान बना, तो उस संविधान सभा में ये भरोसा दिया गया कि चलो तुम कहते हो कि मुल्क आजाद हो गया। एक तो बाबा साहब बार बार ये पूछते थे कि आजादी किससे,
कितनी, कब, कहां। तो इसलिए चाहे जितनी आजादी मिली उसमें ये मिला कि 15% सीटें आरक्षित करो दलितों के एस शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए। अगर इनकी गिनती पता नहीं होती तो क्या ये रिजर्वेशन दे पाते? दिया ना। लेकिन ओबीसी की गिनती पता नहीं है, लेकिन जाति के नाम पर वंचना का, शोषण का शिकार भी वह अन्य पिछड़ा वर्ग है। तो एक कमीशन का फॉर्मुलेशन करा गया अनुच्छेद 15(4), 16(4) के बाद 340 कि भाई एक आयोग बनाकर पता करना होगा कि वो लोग कितने हैं। लेकिन जाति जनगणना का अर्थ वो आयोग नहीं है। ध्यान से समझिएगा एक बहुत महत्वपूर्ण बात, और केवल एक ही बात करूंगा, जाति जनगणना पर बाकी लोग अपनी बात करेंगे। उस काका कालेलकर कमीशन और मंडल कमीशन जिसके आधार पर बना, उसका अर्थ ये नहीं था कि वो जाति जनगणना चाहते थे। जैसे काका कालेलकर कमीशन तो ये कहता है कि पिछड़ापन तो आर्थिक आधार पर होता है, वो तो कबूल भी नहीं हुआ। ये तो शुक्र मनाना चाहिए इस देश के ओबीसी को कि इस देश में मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल ने अपनी रिपोर्ट ऐसी तैयार की कि ये जो पिछड़ापन है ये सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर है, इसलिए ओबीसी को जो विशेष अधिकार मिलेगा वो जाति के आधार पर मिलेगा, क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का आधार जाति है। इसलिए 9 जजेस की बेंच, इंदिरा साहनी का नाम सुना, इंदिरा साहनी मामले का, उसी में तो तय हुआ। नहीं तो ओबीसी को आरक्षण देना है भाई, 80 में रिपोर्ट आ गई, लेकिन कोई आरक्षण नहीं दे रहा। चलो संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, उसने कई अच्छे फैसले लिए। 14 अप्रैल को छुट्टी, बाबा साहब को भारत रत्न, और उस समय फिर ओबीसी का ये मंडल कमीशन को लागू करने की बात करना। और जैसे ही मंडल कमीशन लागू हुआ इस देश में 2 काम हुए। पहला काम, कुछ लोग झट से दौड़कर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने कबूल भी कर लिया कि हम तुरंत सुनवाई करेंगे। हालांकि 1-2 साल लगा और 9 जजेस की संविधान पीठ में सुनवाई हुई। और 2 जो सबसे बड़ा अन्याय ओबीसी के साथ किया गया, जिसका जिक्र हमारे पूर्व के वक्ता कर रहे थे, क्रीमी लेयर और 50% की अपर लिमिट, ये दोनों गैर संवैधानिक तरीके से लागू कर दिया गया। अब इसका उदाहरण अपने आप उन्हीं लोगों ने दे भी दिया है। एक कोटा मंडल के लिए तो लड़ाई लड़ी गई, ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए तो आंदोलन हुआ इस देश में, लोगों ने लाठियां खाई, जेल भरो आंदोलन किया। लेकिन एक ऐसा कोटा आया जो ओबीसी प्रधानमंत्री कहने वाले दलित राष्ट्रपति के होने के सामने 10% का सुदामा कोटा यानी ईडब्ल्यूएस कोटा लागू कर दिया गया, जिसके लिए कोई आंदोलन नहीं, कोई मांग नहीं, बस अपने वोटर को खुश करने के लिए किया गया कि नहीं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए और इस सवाल को गांव-गांव पूछिए। जब ये जनगणना ही नहीं हुई है तो पहले बताओ सवर्ण 10% है कि नहीं, ये तुमको कैसे पता चला? सवाल नंबर 1, अगर तुम्हें 10% आरक्षण देना है तो पहले जाति जनगणना करानी चाहिए। और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अगर कोई कहे कि वो जाति आधारित आरक्षण नहीं है तो उसको सरकार का अध्यादेश नोटिफिकेशन जरूर दिखा दीजिएगा, जिसमें साफ लिखा है किसी भी किस्म का आरक्षण लेने वाले लोग इसमें शामिल नहीं होंगे और आर्थिक आधार पर मिलेगा। तो सवर्णों का ही तो आरक्षण है। और जब 10% आरक्षण लागू हो गया तो 50% की अपर लिमिट कहां आ गई? इसका मतलब अगर आप मुख से पैदा हुए हैं, भुजाओं से पैदा हुए हैं, तो इस देश के संविधान को तहस नहस कर दीजिए। आपको कोई चोर, डकैत और लुटेरा नहीं बोलेगा। लेकिन आप जाति जनगणना के सवाल को उठाइए, मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा लेकर चलने वाले रथ यात्रियों के ऊपर गोली चलवाइए, उनके रथ को रोकिए, तो आप जेल में जाएंगे। ये इस देश में हुआ है और हो रहा है। बलात्कारियों को बेल और जिन लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी उनको जेल। और तब ये सवाल पूछिए कि मंडल के विरोध में कमंडल लेकर कौन आया? क्योंकि वो जाति के नाम पर इस गोलबंदी से डरते थे,
मुझे याद आ रहे हैं बामसेफ के फाउंडर सदस्य में से एक डी.के. खापर्डे साहब, उनका एक बहुत प्रसिद्ध सा वाक्य है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जवाब है सामाजिक ध्रुवीकरण। इस देश में सामाजिक रूप से सबको एकजुट करना होगा और इसलिए जाति जनगणना का सवाल, और मैं तो सैल्यूट करूंगा बामसेफ के आयोजकों को जिन्होंने कहा है कि इसे जन विद्रोह के रूप में तब्दील करो। जाति जनगणना का सवाल इस देश के भविष्य को बचाने का सवाल है, इसलिए विद्रोह करना पड़ेगा। और क्यों करना पड़ेगा, तो ये बात तो समझ में आ गई कि आरक्षण के लिए कैसे लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन जाति जनगणना का सवाल केवल आरक्षण का सवाल नहीं है। भारत आजाद हुआ तो 1950 के बाद जब 51 की जनगणना होनी थी तो कुछ लोगों ने, नए भारत के नियंताओं ने ये कहा कि हम अब जातियां नहीं गिनेंगे। सवाल हुआ क्यों नहीं गिनोगे? उन्होंने कहा हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं और अगर जातियां गिनेंगे तो जातिवाद खत्म नहीं होगा। मेरा एक सवाल पूछो कि रे भाई, जातिवाद खत्म करना चाहते थे तो जातियां नहीं गिने, धर्म क्यों गिनते रहे? क्या तुमको सांप्रदायिकता नहीं खत्म करनी थी? भाषा क्यों गिनते रहे? जिस भाषा के नाम पर देश में लड़कर अलग राज्य बन रहे थे, भाषा गिनते रहे, धर्म गिनते रहे, उसके बाद लोक भाषाओं को गिनते रहे, बाकी सब गिनते रहे, केवल जाति क्यों नहीं गिनना बंद कर दिया? क्योंकि उनको पता था जिस दिन इस मुल्क के 90%, मैं कहता हूं जिसे आप मूल निवासी कह रहे हैं, उसके लिए कोई शब्द दे लीजिए, चाहे शूद्र अतिशूद्र ज्योतिबा फूले से लीजिए, चाहे वंचित शोषित कमेरा श्रमजीवी शब्द रखिए, उन सब की आबादी 90% है। इस 90% को पता चल जाता कि उनकी आबादी कितनी है। इसलिए 1951 की जनगणना के बाद से जाति जनगणना को खत्म कर दिया गया। आखिरी जनगणना कब हुई? 1931। 1941 में भी जनगणना हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। ठीक है, अब चलो भाई, एक नया देश बन रहा है जिसमें जातियां नहीं गिनेंगे। जब जातियां नहीं गिन रहे थे तो जाति के नाम पर तमाम लोग वोट क्यों मांग रहे थे? जब तक 1970-80 तक आते आते इस देश में वंचित शोषित लोगों का आंदोलन मजबूत नहीं हुआ, तब तक इस देश में 90%, 99% लोग 1% लोगों पर कब्जा किए हुए थे। जब ये आंदोलन मजबूत हुआ तो उस मजबूती का आधार कौन बना? मंडल कमीशन को याद करता हूं। मंडल कमीशन की कितनी अनुशंसाएं आपको पता है? बताइए जोर से, कितनी अनुशंसाएं मंडल कमीशन की, कितनी सिफारिशें मंडल कमीशन ने की? मंच वाले भी बताएं। अब देखिए, ये तो निराशा होगी फिर मुझे, 2-4 लोग हैं बस। ये सर ट्रेनिंग देने की जरूरत है। और 40 अनुशंसाओं में से केवल 2 लागू हुई, एक 1991 में, 90-91 में, और दूसरी 2006 में, और वो भी दोनों एक ही थी, एजुकेशन में और सरकारी नौकरी सरकारी रोजगार में। लेकिन मंडल कमीशन के पहले ही अध्याय में बीपी मंडल और उनकी टीम ने लिखा कि इस देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक पता ही नहीं चलेगा कि इस देश में आबादी कितनी है, ओबीसी की आबादी कितनी है। और 1931 की जनगणना के आधार पर उन्होंने कहा कि ये 1980 में 52% लोग हैं। तो जाति जनगणना कराना है ये तो सबने मान लिया था, लेकिन जाति जनगणना क्यों नहीं हुई भाई? उसके बाद जब यह आंदोलन हुआ, मंडल का आंदोलन जब मजबूत हुआ, तब जाति का सवाल और मजबूत हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जाति की बात करने वाले जातिवादी हैं, तो ये बताओ, ये जो तुमने पिछला राष्ट्रपति बनाया था उसकी जाति देश में किसी ने पूछी थी? ये जो अब की राष्ट्रपति बनाया इसकी जाति किसी ने पूछी है? वर्ण किसी ने पूछा है? तुम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हो कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया और पहला एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया, और मैं तो ओबीसी माँ का बेटा हूं ही। यानी तुमको जब जातिवाद करना है तो तुम सब जातिवाद करो, और हम जब कहते हैं कि जातियों की गिनती करो ताकि पता चले कि अवैध कब्जा कौन किए हुए है। आखिरी बात, मंडल का आंदोलन मजबूत हुआ, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी जाने लगी। उसी मंडल की लड़ाई में
ओबीसी समाज के लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। मंडल की लड़ाई में यह बात कही गई कि ओबीसी को 52% आबादी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए, प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि अभी हमारे पास आंकड़े नहीं है, इसलिए जाति जनगणना कराओ, तब जाकर के इस देश में सबको बराबरी का हक मिलेगा। जाति जनगणना हो जाती तो मेरे अपने विश्वविद्यालय में जैसे है ना 99.99% प्रोफेसर कौन है? मुखस्य जायते ब्राह्मणों, केवल वही है, बाहुर नाम क्षत्रिय में नहीं है। एक तो अच्छा हम लोग को लड़ाते हैं सब कि ओबीसी में सारा हक जो है इन जातियों ने खा लिया, दलितों में इन जातियों ने खा लिया। अरे उनको भी पूछो कि जिनको कहा कि 12 बरिस ले कुकुर जिए और 16 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। तो राजपूतों जरा बताओ, ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सारा लाभ मुखस्य जाते ब्राह्मण ही क्यों ले रहा है? अभी हमारे चंद्रशेखर विश्वविद्यालय यूपी में है, 16 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, जिसमें 13 केवल ब्राह्मण है। क्यों भाई? कब खून खोलेगा इन देश के राजपूतों का, जिन्होंने कहा कि हमने इस तलवार से ये किया वो किया? अरे एक तो झूठा इतिहास पढ़ाया। अगर इतना ही तुम्हारी बाजू में दम था तो इस देश को तुम हर युद्ध हारते नहीं। और जिनको आज कहते हो पाकिस्तान भेजना है, उनके आकाओं को बुलाते नहीं कि आओ हमारे पड़ोसी से युद्ध लड़ना है। ताकतवर तो इस देश के मूल निवासी थे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो सम्राट अशोक से लेकर मगध साम्राज्य, पाल प्रतिहार गुर्जर वंश से लेकर के नाग वंश, ये शासकों की जमात है। मैं अपने पूर्व के वक्ताओं से एक बात से सहमत होता हूं कि हमें अपने नौजवानों की पीढ़ी को यह नहीं समझाना है कि तुम बेचारे हो, तुम शोषित हो, वंचित हो। नहीं भाई, हम इस देश के शासक लोग हैं। ये तो बीच में कुछ टाइम पीरियड है कि हमको गुलाम बनाया गया है। जिस दिन आप अपने लोगों को अपना असली इतिहास बताएंगे, जो काम बम से कर रहा है, उस इतिहास वाला व्यक्ति फिर खोजेगा। और एक बात और, जब वो खोजेगा तो अपना हक पूछेगा कि जब ये मंडल की लड़ाई आगे बढ़ी, जब सारे लोगों की जनगणना के बात उठने लगी, तो अच्छा एक और इतिहास बस जोड़ दूं। 1998 में इस देश में पहला ओबीसी प्रधानमंत्री बना था, जो अपने काम से ओबीसी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस या चुनावी रैली में छाती पीट के नहीं बोलता था कि मैं पिछड़ी हुई मां का बेटा हूं। उस प्रधानमंत्री ने अपनी पहली कैबिनेट में जो फैसले लिए थे, उसमें एक फैसला यह था कि 2001 की जनगणना में जाति जनगणना भी कराई जाएगी। उस प्रधानमंत्री का नाम था एचडी देवगौड़ा, जो समाजवादी पृष्ठभूमि से आए हुए थे। और फिर एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना जिसको आजकल कुछ लिबरल लोग भी कहते हैं कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बस गलत पार्टी में हैं। अरे भाई, बाबरी मस्जिद के सामने भाषण किसने दिया था कि जमीन नुकीली है, इसको समतल करना पड़ेगा? उस तरह के जहरीले भाषण देने वाले लोगों को भी इस देश में सेकुलर कहा गया, बड़ा मीठा, बड़ा सौम्य नेता कहा गया। वह व्यक्ति जब वापस प्रधानमंत्री बना तो अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में जो पहला फैसला लिया, उसमें देवगौड़ा के द्वारा लिए गए फैसले को उसने पलट दिया कि 2001 में जाति जनगणना नहीं हो। यह फैसला ले लिया और उसके बाद जनगणना नहीं हुई। फिर लेकिन 2010 तक जाते आते इस देश के बहुजन लोग, कुछ लोग कहते हैं ना कि बहुत बुरा वक्त है, मैं भी कहता हूं बहुत बुरा वक्त है, मगर उतना बुरा वक्त नहीं है। हमसे ज्यादा बुरा वक्त जिन लोगों ने देखा, आज उनकी तस्वीरें भी हमको साहस देती हैं। साहब, हम लोग तो इतनी संख्या में हैं, कल्पना करके देखिए कि बाबा साहब जब कहीं मंच पर भाषण देने जाते होंगे तो क्या बहुत स्वागत होता रहा होगा। अरे आगरा में उन्हीं की जाति के लोगों को उन्हीं के खिलाफ खड़ा कर दिया गया, इतिहास जानते होंगे लोग। कहा गया बाबा साहब केवल महारों के नेता हैं। कितना झेलना पड़ा था ना उन्हें। स्कूल खोलने गए तो इनको घर से निकाल दिया, कितना झेलना पड़ा था, हत्या की कोशिश हुई। अरे हम लोग तो इतने लोग हैं, आज क्या मजाल कि वो मूर्ति भी तोड़ दे तो अगली सुबह उस शहर का चक्का जाम ना हो जाए।
ये ताकत आपकी बनी है ना, तो हमारा कारवां आगे बढ़ा है। हमारे जैसे जाने कितने लोगों को मंडल कमीशन और भारत के संविधान ने यहां तक पहुंचाया है। अब आगे उस कारवां को कैसे ले जाना है, बस ये अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। 2010 की जब बात हुई, संसद में बहस हुई, सारे राजनीतिक दल एक तरफ से मान गए कि 2011 की जनगणना में जाति जनगणना कराई जाएगी, यूनानिमस फैसला हुआ। तो ये जो गंगाधरी शक्तिमान है, यानी आज हम लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। 2014 के बाद, 2014 के पहले किसकी सरकार थी? कौन था जो अगले सवा फैसला पलट देता है संसद की बहस का और कहता है कि कास्ट सेंसस हम नहीं कराएंगे, 2011 की जनगणना अलग होगी और एक अलग सर्वे कराएंगे, सामाजिक और आर्थिक सर्वे, जिसका नाम दे दिया कास्ट सोशियल इकोनॉमिकल सर्वे। वो तो उनकी सरकार नहीं थी, पहचानना पड़ेगा और हमें अपने दुश्मन को पहचान करके उनसे अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और इसलिए 2011 में भी जनगणना नहीं हुई, सर्वे कराया गया। सर्वे कितना कैसे होता है आप भी जानते हो। इस समय देश में सबसे बड़ा घोटाला अगर कोई हो रहा है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने का हो रहा है। सुबह वो लोग जागते हैं तो पूरा अमीर होते हैं और अगले दिन जब उनके बच्चे की सर्टिफिकेट होती है तो सुदामा के वारिस बन जाते हैं कि एक गरीब ब्राह्मण था जिसके पास कुछ नहीं था। सबसे बड़ा घोटाला इस समय ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट बनाने में हो रहा है। अगर कायदे से जांच हो जाए तो जाने कितने लोग की नौकरी चली जाएगी और जेल में जाएंगे। और वो लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई जाति जनगणना की बजाय सर्वे कराएंगे। सर्वे कराया और 2016 में उसका आंकड़ा आया साहब। आंकड़े में क्या पता चला? पहले अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे और उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंकड़ा जारी किया तो पता चला इस देश के 1% लोगों के पास 73% लोगों की संपत्ति का कब्जा है, 1% 73%। अब उसके बाद देश के लोग पूछना शुरू किए कि एक और सवाल का जवाब दे दो, ये 1% लोग किस जात बिरादरी के हैं, कौन लोग हैं, किस धर्म के हैं? ये जिन मुसलमानों से तुम इस देश के हिंदुओं को खतरा बताकर कहते हो कि 80% हिंदुओं एक होकर के हमको वोट दो, जरा देखें कि उस 1% में कितने लुटेरे मुसलमान थे। मैं तो इस देश के बड़े बड़े मंचों पर जाकर दलित पिछड़े आदिवासियों से एक सवाल करता हूं, तुम्हारा आरक्षण क्या किसी मुसलमान ने छीना है क्या? तुम्हें जाति के नाम पर गालियां, बड़ जात बतियौला से छोट जात लतियौला से, आप लोग समझ रहे हैं ना? ये आपका प्रदेश है देवभूमि। अभी हमारे मित्र बात कर रहे थे, देवभूमि, देवताओं की भूमि, और सबसे ज्यादा यहाँ पर जातिगत अन्याय का भूमि ये है। यहाँ बीजेपी का एक सांसद था, मंदिर में गया तो लोग पूछने लगे दलित हो मंदिर में नहीं जा सकते। वो सब देवभूमि बनाकर किसको मूर्ख बना रहे? और इसलिए मैं इस देश के दलित पिछड़े आदिवासियों से बार बार ये सवाल करता हूं, तुम्हारे देश की निजी संपत्ति को मुसलमान बेच रहा है क्या? तुम्हारे मंदिर पर हमला करने का मुसलमान आ रहा है क्या? तुम्हारा आरक्षण, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा रोजगार मुसलमान छीन रहा है क्या? लेकिन आज जब मुसलमान के घर पर बुलडोजर चल रहा है तो अगर इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों अगर हाथ बांध कर एक मुसलमान को बचा नहीं सकते ना, तो माफ करिए, हमें भी बचाने कोई नहीं आएगा। ये कड़वी बात है। आज जब वो धर्म के नाम पर किसी को मार लेंगे तो जाति के नाम पर तो रोज हमें और आपको मार ही रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो इस देश में कोई इंद्र मेघवाल मटका छू लेने पर मारा नहीं जाता, कोई रेहित बेमुला मारा नहीं जाता, कोई पायल तड़वी मारी नहीं जाती, कोई प्रोफेसर आत्महत्या न करता, और कोई गांव में चले जाइए बस्तियां आज भी फूंकी जा रही हैं। और वो लोग हमसे कहते हैं कि हम जातिवाद बढ़ा रहे हैं जाति जनगणना की बात करके। जब 2016 का आंकड़ा आया तो ये कहा गया कि ये जो आर्थिक सर्वे है इसके बाद सामाजिक सर्वे भी बताओ, कितने परसेंट जाति के लोगों ने कितने परसेंट जातियों का कब्जा किया है। वही व्यक्ति कह रहा है 2016 में कि अगर ये सर्वे आ गएगा तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, आखिरी बात मैं कह के जा रहा हूं। यानी इस देश के लोगों को अगर पता चल गया कि 3%, 2.5% मुखस्य जायते ब्राह्मण, 99% प्रोफेसर,
95% सरकारी नौकरी और 90% संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं, अपने आप वो विद्रोह खड़ा हो जाएगा जो वाम सेप अपने इस पर्चे में खड़ा करना चाह रहा है। इसलिए जाति जनगणना नहीं करा रहे। और 2016 में वो सामाजिक सर्वे का आंकड़ा नहीं जारी किया। 5000 करोड़ रुपया खर्च किया था साहब। 6000 करोड़ हो जाता तो वो वाला आंकड़ा हो जाता कि उसका दोस्त पैसा लूट कर इस देश का लंदन भाग जाता। इस देश में जिस दिन दलित पिछड़े, अब कल्पना करिए साहब, कोई आरक्षण वाला व्यक्ति एक गलती कर दे तो इस देश के सवर्ण घरों में ये कहानियां कही गई कि आरक्षण वाले ऐसे ही होते हैं और इस देश को लूट करके लाखों लाख करोड़ रुपए लेकर के विदेश भाग गए। अगर उसमें एक दलित पिछड़ा रहता तो पूरे देश के दलित पिछड़ों को ये बदनाम करते कि दलित पिछड़े देखो लुटेरे होते हैं। हमें ये कहने का वक्त है, कल भी जिन्होंने इस देश को लूटा था आज भी उनके लोग इस देश को लूट रहे हैं। ये प्राइवेटाइजेशन क्या है? अंबानी अडानी किसके जाति के लोग हैं? हम भी ये चाहते हैं साहब 12 करोड़ नौकरियां कोरोना में चली जाएं और उनका प्रधानमंत्री का एक दोस्त एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का तीसरा अमीर व्यक्ति बन जाए। ये किसका देश चल रहा है? इसलिए जाति जनगणना का सवाल पहली बार केवल जाति का सवाल नहीं है। जाति जनगणना का सवाल आर्थिक सवाल है। आर्थिक सवाल इसलिए है क्योंकि जाति के नाम पर जिस दिन पता चलेगा कि 12% सवर्ण हैं, 98% इनके पास कब्जा है, किसका? नौकरी का। ठेका समझते हैं? इस समय हर जगह ठेके पर नौकरी हो रही है। बस खत्म कर रहा हूं। और ठेके पर नौकरी के समय कोई रिजर्वेशन नहीं। तो जो ठेका मिल रहा है इस देश की पूंजी किसके पास है? जाति जनगणना का सवाल यह है, हर एक व्यक्ति की जाति गिनी जाएगी, हर एक व्यक्ति की शिक्षा गिनी जाएगी, हर एक व्यक्ति की जमीन गिनी जाएगी, हर एक व्यक्ति का। अरे भाई, पशु पक्षी की गिनती तो कर ही रहे हो ना? कितने भेड़ बकरी हैं ये पता है, और कितने सवर्ण हैं मुखत से जाए तो वो नहीं पता है। कैसा देश है रे भाई? जाति जनगणना का अर्थ गांव गांव ये समझाने की जरूरत है साथियों। जाति में गिनने से पता चलेगा कि 100 में 90 अगर SC ST OBC पसमानदा हैं तो 100 में 90% जमीन उनके पास है कि नहीं, 100 में 90 प्रोफेसर उनके हैं कि नहीं, 100 में 90 वकील, इंजीनियर, डॉक्टर और तमाम लोग और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी उनके पास है कि नहीं, 100 में 90% इस देश की पूंजी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के पास है कि नहीं। ये पूरे भारत के निर्माण का सवाल है, जाति जनगणना का सवाल। ये केवल जाति का सवाल नहीं है साहब। इस देश में जाते जाते केवल एक सवाल, आजादी का अमृत महोत्सव मनाने वाला, 75 साल पूरे होने का जश्न मनाने वाला देश, एक बार इस बात का जवाब देना, बस्तर बकसवा के जंगल में आदिवासी अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए गोली खा रहा है, वो इस देश का नागरिक नहीं है? वो कैसे हाथ उठा के तिरंगा दे? जो हक की लड़ाई लड़ रहा है उसको जेल में भेजा जा रहा है। उसको जेल में भेजा गया कि नहीं? आदिवासियों ने जब हक की लड़ाई लड़ी तो आदिवासी को गोली मारा जा रहा है या आदिवासी को जेल में डाला जा रहा है? मेरे अपने विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हनी बाबू, बाबा साहब की विरासत से जुड़ने वाले, वैचारिक और पारिवारिक दोनों, प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े 2 साल से ऊपर हो गया साहब, अभी भी जेल में हैं। हमारे हिस्से की लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं, हम लोग तो खाए पिए अघाए लोग हैं। हम लोग, माफ करिए, मैं अपनी भी आलोचना शामिल करके कह रहा हूं, हम लोग वो लड़ाई नहीं लड़ पा रहे जितना हमें लड़ना चाहिए था। हम प्रोफेसर बन गए, हम डॉक्टर इंजीनियर बन गए, हमने अगली पीढ़ी तक ये लड़ाई नहीं पहुंचाई। और तब ये पहुंचाते हुए सवाल पूछिए, ये राष्ट्र किसका है? राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वालों, जाति अगर इस देश की सच्चाई है तो जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए? और जाति खत्म अगर करना चाहते हो तो भी जाति जनगणना करा लो। जिस दिन सबको पता चल जाएगा कि मेरी आबादी के मुताबिक मुझे हक हुकूक मिला है, कोई भी जातिवाद करना बंद कर देगा। देखिए, सारी लड़ाई 2 ही चीज की थी। समाजवादी आंदोलनों का नारा था, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। इज्जत और रोटी की लड़ाई है। तो जाति जनगणना की लड़ाई आर्थिक लड़ाई है।
जाति जनगणना की लड़ाई सामाजिक लड़ाई है, जाति जनगणना की लड़ाई इस राष्ट्र की लड़ाई है। इसलिए किसान विद्रोह के साथ हमारे प्रस्तावक महोदय कह रहे थे कि जब किसान आंदोलन खड़ा हो सकता है तो वैसा ही एक विद्रोह खड़ा करना है जाति के नाम पर। किसान तो समझ गए साहब कि हमारी फसलें और नस्लें बिक गई हैं, वो सड़क पर उतर गए। हमारे लोगों को अभी पता ही नहीं है। मेरे गांव में 15 साल पहले 15 लोग सरकारी नौकरी में थे और कांवड़ ढोने कोई नहीं जाता था। इस बार मेरे 15 साल बाद मेरे गांव में 15 लोग कांवड़ ढोने गए और सरकारी नौकरी वाले 0 हैं। हम यहाँ पहुंच गए साहब। हमारे लोग कांवड़ ढो रहे, हमारे लोग गणेश पूजा कर रहे। अरे भाई गणेश पूजा कर रहे हो, चलो भाई सही बात है, तुम कह रहे हो गणेश, हम कह रहे हैं कि गणेश से कह दो कि इस बार गणेश जी भी वोट कर दे कि जाति जनगणना होनी चाहिए। और जिस देवी देवता की ये सब पूजा करते हैं हमारे दलित पिछड़े लोग, कांवड़ ढोने जाते हैं, एक बार उसी मंदिर में जाकर कहते हैं कि एक बार जाति जनगणना के लिए एक बयान जारी कर दो। मंदिर का देवता जिस दिन बोलने लगेगा, झूठ बोलकर पूजा करने वाले उस दिन भाग न जाए तो कहिएगा। इसलिए पाखंडवाद, अंधविश्वास में हमारी पीढ़ियों को इसीलिए फंसाया जा रहा है। शिक्षा एक तरफ बर्बाद हुई, स्कूल कॉलेज बर्बाद हो गए, जाति जनगणना हुई नहीं, आरक्षण आपका खत्म है, सब कुछ बिक गया है, और दूसरी तरफ आपको पहचान आधारित हत्या और मारा जा रहा है। 20-25 साल बाद जब इस मुल्क की आजादी का स्वर्ण काल मनाया जाएगा, 100 साल पूरे होने पर, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के घरों में कहीं वो संतान न पैदा हो जाए जिनको इतिहास में पढ़ना पड़े कि एक बामसेब था, एक संविधान था, एक मंडल कमीशन था। ये दिन अगर हम नहीं देखना चाहते हैं और वो दिन देखना चाहते हैं कि 25 साल बाद जब उत्तराखंड का राज्य अधिवेशन हो तो इतनी बड़ी तादाद में हो कि ये पूरा रुड़की शहर जाम हो जाए, हमें वहां पहुंचाना होगा, तब हमारी लड़ाई सफल होगी। इसलिए अपनी भाषा को, अपने एजेंडे को, अपने मिशन को, और बामसेब वाले लोगों को बहुत मुझे कुछ कहना नहीं है क्योंकि आप तो लड़ ही रहे हैं साहब। एकजुट हो जाइए, एक आध मीटिंग और बुलाइए साहब, जिसमें सारे बामसेब वालों को एक करिए और डांट के करिए, हम लोग भी उसमें साथ खड़े होंगे। 95 साल हो गया उस आरएसएस का, वो लड़कर एक होता रहा, पूरे देश पर राज कर रहा। हमारे लोग सब बाबा साहब की फोटो के नीचे खड़े होते हैं, लेकिन आपस में ही। और मैं बस आखिरी बात कह रहा हूँ, एक बामसेब वाले लोगों का फोन आया, कह रहे हैं आप फला वाले बामसेब में भी जाते हो क्या? मैंने उसको डांटते हुए यही बोला कि बात सुन लो, तुम्हारे लिए संगठन का झगड़ा होगा, ईमानदारी से जिसके जहन में बाबा साहब और फूले होंगे ना, मैं हर उस मंच पर जाऊंगा, ये नहीं देखने के कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट। लेकिन मैं तुम्हारे मंच पर भी जाके एक गुजारिश जरूर करूंगा कि साथियों बहुत बुरा वक्त है, आइए एकजुट हो जाएं, आइए मिलते हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी भी तो नहीं हो रहा था, हमारे बहुत वरिष्ठ दयाराम साहब बैठे हुए हैं। ओबीसी के ऊपर आरोप लगता था कि ओबीसी एकजुट नहीं है। अरे अब बड़ा करिए दिल, अर्जक संघ से लेकर के बाबा साहब को मानने वाले, बिरसा फुले अम्बेडकर, पेरियार को मानने वाले, जगदेव बाबू रामस्वरूप वर्मा को मानने वाले अनगिनत ओबीसी आपको मिल जाएंगे। आइए थोड़ा अपनी नाक छोटी करें, दिल बड़ा करें, 25 साल का एजेंडा लेकर के चलें। जब इस मुल्क की आजादी के 100 साल पूरे होंगे तो वादा करें कि जाति जनगणना भी होगी और भारत का संविधान मंडल लागू भी होगा। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।